बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है कि आपने ये देखना है कि आपके पास जो भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते। तो आपको ये पता है कि कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर नो फ्री मूविंग मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होते फ्री मूविंग, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो नो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आपने आंसर करना है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे आयंस लिख दिया, नो फ्री मूविंग आयंस, वो आपका आंसर कंट्राडिक्ट कर देगा, और कंट्राडिक्ट की होने की वजह से आपके सारे मार्क पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा, अब आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन। अब आयनिक कंपाउंड्स किससे मिलते हैं? आयन से। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेंगे? जब ये दे हैव फ्री मूविंग आयंस। मूविंग आयंस आपने नेम से ही जो है ना वो याद रखना, मूविंग आयंस। अब आपके मॉक्स के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन ये था कि आपके पास लेड ऑक्साइड है। ठीक है, लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं था दिया आपको, इस तरह लेड टू सल्फाइड, सॉरी ये दिया हुआ था सल्फाइड। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको जो है वो चेक नहीं कर पाए थे, और जिसमें उन्होंने ये गलती की। और आपने ये गलती नहीं करनी, आपने सिर्फ ये याद रखना है जब भी मेटल प्लस नॉन मेटल आ जाए आपके पास, मेटल और नॉन मेटल, तो तब हम लोग क्या करते हैं, तब हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, और आयनिक कंपाउंड मोल्टन और एक्वस फॉर्म में फ्री मूविंग आयंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब इसकी क्या रीजन हो सकती है? सेम वही रीजन आपने मेंशन करनी है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में? जब जब भी आपके पास यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होंगे, तो उसमें नो फ्री मूविंग आयंस होंगे। ठीक है, तो मोल्टन के अंदर फ्री मूविंग आयंस, फ्री मूविंग आयंस। ठीक है, और सॉलिड स्टेट में नो फ्री मूविंग आयंस, दैट्स इट। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास आ जाते हैं कैटायंस और एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं? कैटायंस वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैटायंस क्या होते हैं? जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो कैटायंस क्या करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, ठीक है, किसी भी एटम से, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सोडियम लिख देता हूँ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा कैटायन है। ठीक है, और दूसरा आपके पास एनाइंस क्या है? एनाइंस वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास क्या होते हैं? वो एनाइंस होते हैं। ठीक है, इसमें ग्रुप 5, 6 और 7 आ जाएंगे। क्लोरीन लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लोराइड आयन -1 चार्ज, माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर। अच्छा, अब आपके पास दूसरी चीज जो है एनोड और कैथोड होता है। आपने एक चीज याद रखनी है, जो भी कैटाइंस होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जो भी एनाइंस होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें कैसे हमें पता लगेगा? कैथोड जो होता है ना ये नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और एनोड जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। आपको ये पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होती है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होती है, रिक, आपने पढ़ा था इसमें। अच्छा, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का तो आपको आइडिया है। कैथोड और एनोड की तरफ कौन जाएगा, ये कैसे याद करें? ये एक डिफिकल्ट टर्म आपको लगेगी शायद। ठीक है, इसमें एक निमोनिक है पैनिक। पैनिक का मतलब है कि पॉजिटिव एनोड, मतलब पॉजिटिव जो है वो एनोड पॉजिटिव है हमारा। ठीक है, और जब एनोड पॉजिटिव है तो उसकी तरफ नेगेटिव आयन जाना है, मतलब आपके पास जो एनोड पॉजिटिव है उसकी तरफ एनाइन जाने हैं। ठीक है, और नेगेटिव इज कैथोड। ठीक है, कैथोड हमारा क्या है? नेगेटिव। इसमें चार्जेस जब आपको पता लग गए, तो एनाइन किस तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ, और कैटाइंस किधर मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। अब इसकी डायग्राम से समझते हैं। इसकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें ना आपको तीन चीजें रिक्वायर होती हैं। एक, आपको बीकर चाहिए होता है। ठीक है, हम लोग इसको इलेक्ट्रिक बाथ कहेंगे, बीकर नहीं कहेंगे। मोस्टली समटाइम्स हम लोग बीकर भी लिख सकते हैं इसको, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो भी ठीक है, बीकर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आपके पास ना दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जो कि बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब बैटरी के आपको पता है कि दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है।
अब आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव वाली लाइन थोड़ी बड़ी होती है और यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल वाली लाइन छोटी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें तीसरी चीज जो है, पहली चीज आपके पास क्या आ गई, आपके इलेक्ट्रोड्स, ये वाले आपको इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रोड्स इनको कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए, बैटरी, जो कि इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर चार्ज डेवलप करें। ठीक है, तो चार्ज डेवलप करेगी तो ऑब्वियसली वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में से पास करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये फिर आपके पास क्या हुआ, ये आपका एनोड बन गया और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए बैटरी का ये एनोड है। तो कैथोड क्या होगा, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा। अब तीसरी जो चीज आपको चाहिए होती है वो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है आपको, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है एक सॉल्यूशन जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके हम लोग जो है उसको आयंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स मूवमेंट ऑफ आयंस के लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए यूज होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एनोड के ऊपर ओएल होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पे आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर आपके पास कैथोड में क्या है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी डायग्राम है। अच्छा, अब आपने एक चीज और याद रखनी है, जो भी एनोड होता है यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है, कोई भी मेटल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो ये इसकी प्रॉपर डायग्राम है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हैं, आयनिक कंपाउंड्स, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और वो होने चाहिए इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म में, इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो आपसे जब इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन में ये लिखना है, ब्रेकडाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म। ठीक है, इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म, जब मोल्टन और एक्वस फॉर्म में होंगे तो उसमें आयनिक कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो वो जो है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पासेज, इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेगी तो ब्रेकडाउन होगी, और उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस आ। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको नहीं लिखवा रहा, तो इसको आगे फर्दर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, ये डायग्राम आपके पास, होपफुली आपको ये डायग्राम जो है वो समझ आ गई होगी। इसी डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास सबसे पहला जो है आपके पास इलेक्ट्रोड्स की टाइप आ जाती है। पहले ये मैं आपको बता दूं, हमने लेड टू ब्रोमाइड या क्लोराइड ले लें। ठीक है, लेड टू क्लोराइड, इसकी ये मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली इसमें नो फ्री मूविंग आयंस होंगे, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा और आयंस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलें। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यही डायग्राम जो है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसी डायग्राम को आपने बनाना आगे, एक मिनट। अब यहाँ पे आपके पास ये जो है, इसी डायग्राम को मैं इधर इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और नेक्स्ट के ऊपर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी बाई, आ गई। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर, अब इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे हमने क्या यूज किया, हमने लेड टू क्लोराइड ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की जगह पे ना हम लोग जो है वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे, ग्रेफाइट। अब आपको ये पता है कि ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन का बना होता है। ठीक है, और इसके अंदर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है एक, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अब आपने मुझे सोच के बताना है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो उसमें आयंस कौन कौन से बनेंगे। आपको ये पता है कि Pb+2 और Cl-1, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट और उसके आयंस, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस आपने देख लेने। इलेक्ट्रोलाइट के आयंस आपके पास Pb+2 है और क्लोराइड के आयंस आपके पास Cl-1 होंगे। ठीक है, तो वो आपने देख लेना। जिस तरह ये देखें, आपके पास यहाँ पे इंक्लूडिंग लेड टू ब्रोमाइड उसने कहा है, उसके बाद एक्वा सोल्यूशन आ जाएंगे आपके पास। ठीक है सर, ये थोड़ा सा ना मसला कर रहा है मायरो बोर्ड। ठीक है, तो
होपफुली इसमें समझ तो लग रही होगी आपको। ठीक है, इसमें मैं मजीद इसके क्वेश्चंस लिखवाता हूँ तो फिर मैं इंशाल्लाह क्लियर करवाता हूँ। प्लीज वेट अ लिटिल बिट। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास ये लोड हो चुका है। पीबी लेड के ऊपर चार्ज आपको पता है यहाँ पे +2 चार्ज आएगा, +2, पीबी +2, +2 और क्लोराइड -1 चार्ज है। तो अब मोल्टन में याद रखिएगा वाटर कंटेंट नहीं होता, वाटर प्रेजेंस नहीं है। तो अब आपने एनोड और कैथोड की जो इक्वेशन लिखनी है वो ध्यान से लिखनी है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड। इसी तरह कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने आपको भी लिखवा दिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास चार्जेस क्या थे, पीवी +2 था और Cl-1। अब आपको ये पता है कि पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव ने अट्रैक्ट करना है Cl-1 और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव ने अट्रैक्ट करना है पीवी+2। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है, आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लाइन लगा देनी है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के एरो दे देना है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट साइड पे होंगे, तो प्लस इलेक्ट्रॉन आपने राइट साइड पे लिखना है, इसी तरह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके लेफ्ट साइड पे होंगे। तो आप इसको ऐसे याद रख लें कि जो बेगर्स होते हैं, वो जो मांगने वाले, वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में होंगे, और जो चैरिटी पर्सन होते हैं वो हमेशा राइट पर्सन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट होंगे। अब आपको ये पता है कि क्लोरीन जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है Cl2 में, तो इसका मतलब क्लोराइड आयन से Cl2 बनेगा। अब आपने बताना है कि यहाँ पे कितने कितने आपके पास हैं क्लोरीन एटम्स, 2। तो यहाँ पर आपने 2 क्लोरीन आयंस ले लेने हैं, तो इसकी वजह से 2 × 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर भी आप 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि +2 चार्ज है, इसको स्टेबल करने के लिए आपने यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो ये आपके पास पीबी बनेगा लेड। और याद रखिएगा जो भी मेटल होती है ये सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे पीबी2 नहीं लिखना। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपके पास कौन से कलर की मेटल होगी, ये ग्रे मेटल होगी। ठीक है, और वहां पे जो है आपके पास बबल्स फॉर्मेशन होंगी, तो इसका मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, बबल्स एट एनोड। ठीक है, और जो ग्रे मेटल है वो आपकी कैथोड के ऊपर फॉर्म होगी। ठीक है। अच्छा, अब आगे आपके पास आ जाते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड के 2 सोल्यूशन आएंगे आपके पास। जिस तरह आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक्वस सोल्यूशन इंक्लूडिंग सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास आगे बनते हैं, तो मैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिख देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आपको पता है क्या चार्ज आएगा, डायग्राम रिमेन्स द सेम, Na+ और Cl-। अब साथ में एक छोटी सारी चीज चेंज हो गई। चेंज क्या हुई कि आपके पास जो चार्जेस हैं Na+ और Cl- ही रहने हैं, और वाटर साथ इंक्लूड हो गया, तो वाटर के आयंस बनेंगे H+ एंड OH- आयन। ठीक है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद की होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती थी आपके पास, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, वो रिएक्टिविटी सीरीज को आपने जो है ना यहाँ पे याद रखना है, और उसकी बेस पे आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब आपके पास ये है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक्वस एक्वस सोडियम क्लोराइड। और हमारे पास इलेक्ट्रोड जो है वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ही हम लोग यूज करेंगे, हमारे सिलेबस में सिर्फ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। ग्रेफाइट होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनर्ट, ये खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है। अच्छा, अब इसमें से आयंस क्या बनेंगे, Na+, Cl-। ठीक है, इस तरह H+ और OH-। अब आपने एक चीज याद रखनी है, वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास, प्लीज stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. Saves gold. ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, जैसे जैसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज करता है। मतलब ईज ऑफ डिस्चार्ज से मुराद यहाँ पे डिस्चार्ज कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
कि आपके पास आपने जब एनोड और कैथोड पे जब आपने रिएक्शन लिखने लगने हैं, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, तो आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है, ठीक है। और अब इन दोनों में से आप मुझे ये बात बताएं कि सोडियम ऊपर है आपके पास और जो हाइड्रोजन है वो नीचे है, तो ऑब्वियसली जो ईज ऑफ डिस्चार्ज है वो हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा। वैसे ये दोनों कैथोड की तरफ जाएंगे पर डिस्चार्ज कौन होगा? हाइड्रोजन। मोर रिएक्टिव वाले कभी भी डिस्चार्ज नहीं होते, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव वाले को ही डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों में से नेगेटिव पोर्शन में आपने ये चीज याद रखनी है, अगर आपके पेपर में डाइल्यूट लिखा हो या डाइल्यूट ना लिखा हो और सिर्फ एक्वा सोडियम क्लोराइड लिखा हो, तो इसका मतलब होता है इसमें मोर वाटर है। क्या मतलब है इसका? मोर वाटर। तो जब मोर वाटर है तो इसके OH नेगेटिव आयन ज्यादा है, तो आपने OH नेगेटिव आयन यहाँ पे लिखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब आपने जब इसकी इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन में आपको पता है यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। अब आपको ये पता है ये हाइड्रोजन गैस बनाएगी H2, तो 2 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पर भी 2 H पॉजिटिव आयन, 2 इलेक्ट्रॉन। OH नेगेटिव आयन से यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन का लॉस था। अब OH नेगेटिव आयन से ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन, मतलब आपके पास जो एनोड है वो ऑक्सीजन फॉर्म करेगी, ठीक है। और वाटर जो है, वाटर आपके पास दोबारा बन जाएगा क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो H पॉजिटिव आयन सारे के सारे जो है वो कैथोड की तरफ मूव नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से कुछ ना कुछ H पॉजिटिव आयन आपके पास रह जाएंगे और फिर आप इससे वाटर दोबारा बना लेंगे। अब आपने कोई ऐसा डिजिट यहाँ पे प्लेस करना है जिससे ये बैलेंस हो जाए। अगर आप यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कर देते हैं, 2 और 3 है, यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूं तो ये मेरे पास 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, पियर्सन इंडक्शन में एक और इक्वेशन आपसे पूछता है यही वाली, इसी को अनदर वे में आपने लिखना बड़ा ही आसान है। 2H2O जो है ना ये वाला, ये सिर्फ आपने इधर लिख देना। अब आपकी जो प्रोडक्ट बनी है वो आपने इधर ही लिखनी है और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस है वो भी आपने इधर ही लिखना है। अब आप करते क्या है, आपने OH नेगेटिव आयन यहाँ पे प्लेस नहीं करना। क्यों नहीं करना? आपके पास यहाँ पर अगर देखें इस इक्वेशन में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों साइड्स पे आप चार्ज भी बैलेंस करते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 है, तो इस तरफ पूरी इक्वेशन में 0 चार्ज है। पर यहाँ पर देखें तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 माइनस चार्ज है, आपने इसको 4 जो है पॉजिटिव चार्ज को ही देना है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहां से आएगा? ऑब्वियसली इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है तो H पॉजिटिव आपके पास आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको OH नहीं लिखेंगे। होपफुली ये समझ आ गई होगी। और यहाँ पे आपके पास जो एनोड पे है क्या बन रही है? बबल्स ऑफ ऑक्सीजन, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन, और वहां पे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और रिमेनिंग सोल्यूशन आपके पास जो बाकी बच गया, सोडियम क्लोराइड आपके पास बाकी बच गया, तो रिमेनिंग सोल्यूशन आपका क्या आ गया? रिमेनिंग सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड ही बच गया, NaCl, ठीक है। और साथ में आपने एक्वस जरूर लिखना है क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा था, ठीक है। अच्छा, अब एक और एक्वस सोडियम क्लोराइड आपको दे दिया, पर यहाँ पे अब बात कर देता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है मोर सोल्ट। क्या मतलब होता है इसका? मोर सोल्ट। तो इसमें सोल्ट क्वांटिटी ज्यादा है, तो पॉजिटिव आयंस जब आप बनाएंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयंस वही बनने हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इन दोनों में से आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो कैथोड की तरफ जाती है, ठीक है, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव। और यहाँ पे आपके पास ये H पॉजिटिव जो है वो इधर कैथोड की तरफ जाएगा, इन दोनों में से। तो इन दोनों में से अब आपने देखना है क्या चीज ज्यादा है? सोल्ट ज्यादा है, तो सोल्ट Cl माइनस था तो ये अब जो है एनोड की तरफ जाएगा। और बाकी रिमेनिंग इन द सोल्यूशन आपके पास क्या बच गया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक्वस आपने लिखना है। और ये अल्कलाइन होता है, अल्कलाइंस मींस ये बेस है हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए हम लोग इसको अल्कलाइन लिखते हैं। अब कंसेप्ट वही है सेम, इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और H से H2 बनना है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम आइंस और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह क्लोरीन से Cl2 बनना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, आपके पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जी मेरा बेटा समझ आ गई है इसकी? ये वाले की समझ आई है प्रीवियस वाले की? जी बच्चे, गिव मी थम्स अप इफ यू गॉट द आंसर। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब आपके पास जो है एक्वस सोडियम क्लोराइड भी पढ़ लिया, अब एक्वस कॉपर सल्फेट आपके पास CuSO4। अब एक्वस कॉपर सल्फेट का ना इसका कलर आपको याद होना चाहिए, ये ब्लू होता है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं,
तो इसमें ग्रेफाइट ने तो पार्टिसिपेट नहीं करना, तो आयंस किधर से निकलेंगे? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट में से ही आयंस निकलेंगे। आयंस कौन कौन से बनेंगे? Cu+2 SO4-2। इसी तरह H पॉजिटिव OH नेगेटिव। और एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शन लिखेंगे, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे अब इन दोनों में से कॉपर जो है वो ज्यादा लेस रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा लेस रिएक्टिव होगा वो ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा। मतलब कॉपर ने किधर जाना है? कैथोड पे, Cu+2 यहाँ पे आ गया और इन दोनों में से। अब मैं आपको एक पॉइंट लिखवा दूं यहाँ पे, सल्फेट, नाइट्रेट NO3-1 और कार्बोनेट, ये कभी भी खुद को डिस्चार्ज नहीं करते, मतलब नेवर डिस्चार्ज, ठीक है। मतलब ये एनोड की तरफ कभी भी मूव नहीं करेंगे, जाएंगे जरूर पर खुद को डिस्चार्ज नहीं होने देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से ऑब्वियसली अगर ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा तो OH नेगेटिव आएगा, तो OH नेगेटिव से वही इक्वेशन आपकी बनेगी। मैं इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं तो आपने इसको लिख लेना। अब यहाँ पे जो कॉपर की है, कॉपर की आपके पास इक्वेशन जो है वो क्या बन सकती है? अब कॉपर+2, इसके ऊपर चार्ज क्या था? कॉपर के ऊपर +2 चार्ज था। तो अब आप मुझे बताएं, अगर कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे? खुद बताएं सोच के, कितने इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए? जी, कॉपर के ऊपर चार्ज है +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, शाबाश, वेल डन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Cu सिंगल मतलब Cu खाली बनाएगा, ठीक है। और कॉपर का कलर जो है, जो कॉपर मेटल होती है इसका कलर पिंक कलर होता है, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है, इसका कलर जो है वो आपके पास क्या है? वो पिंक कलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ये हमारा बोर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा जी, अब ये जो इक्वेशन बनेगी, +2 इलेक्ट्रॉन्स, +2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे आपके पास कॉपर मेटल बन गई, और इसका कलर क्या होता है? पिंक कलर की मेटल होगी ये आपके पास, पिंक मेटल। अब चूंकि ये आपके पास रिमेनिंग सोल्यूशन, जो रिमेनिंग सोल्यूशन बचेगा वो H और SO4 है, तो रिमेनिंग सोल्यूशन जो है, रिमेनिंग सोल्यूशन वो H2SO4 बन गया ना आपके पास, H2SO4, और ये आपके पास एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। अच्छा, अब इसका कलर जो है ना कॉपर सल्फेट का, ये फेड होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से कॉपर और हाइड्रोक्साइड आयन निकलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर जो है ना ये फेड कर देगा खुद को। ये ऑब्जर्वेशन है इसकी। अब लास्ट आपके पास रह जाता है एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की। अब आप मुझे बताइए इसमें आयंस क्या बनेंगे? H पॉजिटिव और SO4-2, ठीक है। इसी तरह वाटर प्रेजेंस है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। एनोड और कैथोड पे सिंपल, एनोड और कैथोड पे एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। और इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए। अब आप मुझे सोच के बताएं कि कैथोड की तरफ कौन जाएगा इन दोनों में से? ऑब्वियसली ये दोनों सेम है, ये दोनों ही इस तरफ जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। और आपको ये पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 लगाया और यहाँ पे H2 गैस बनी, और H2 गैस बबल्स फॉर्मेशन एट कैथोड। इन दोनों में से मैंने अभी आपको बताया सल्फेट, कार्बोनेट और नाइट्रेट कभी भी डिस्चार्ज नहीं होते, तो इसमें से OH नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो OH नेगेटिव अगर आ जाएगा तो आपने इसको जो है उसी तरह आपने इसको कर लेना, मतलब सेम इक्वेशन रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो हम लोग इक्वेशंस लिख रहे थे ना एनोड और कैथोड के ऊपर, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो रहा था, +2e और +4e, ये इसको कहते हैं आयनिक हाफ इक्वेशन। अगर आपको पेपर में आयनिक हाफ इक्वेशन पूछे तब आपने आयनिक हाफ इक्वेशन लिखनी है। अगर आपको पेपर में आपसे ये पूछे प्रोडक्ट क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कैथोड में अगर पूछे आपसे प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट एट कैथोड यहाँ पे H2SO4 में हाइड्रोजन एज अ प्रोडक्ट है आपके पास। और अगर आपसे एनोड की प्रोडक्ट पूछे तो एनोड पे OH नेगेटिव जा रहा था, तो जिसकी वजह से OH नेगेटिव जाने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन और 2H2O, और इसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, और यहाँ पे 4OH। तो ये आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। और ये इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? बबल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और इसी तरह कैथोड जो है, कैथोड पे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये बाकी रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन। अब आप मुझे एक चीज बताएं, जब ये दोनों जाएंगे क्या ये डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा कैथोड के ऊपर? तो ये भी चीज आपने याद रखनी है, डबल गैस मतलब डबल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस एट कैथोड।
ठीक है। रिमेनिंग सोल्यूशन क्या बचा, फिर वही सेम आपके पास रिमेनिंग सोल्यूशन जो है, रिमेनिंग सोल्यूशन वो आपके पास H2SO4 ही बच जाएगा, मतलब H पॉजिटिव और SO4 माइनस है तो ये वही बच जाएगा आपके पास H2SO4। तो ये आपका जो है ये कंप्लीट हो गया है, और इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।